बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा एनर्जी फॉर मसल कंट्रक्शन। ये छोटा सा टॉपिक है, फिर हम आगे चले जाएंगे। तो एनर्जी फॉर मसल कंट्रक्शन में हम देखने जा रहे हैं कि मसल कंट्रक्शन के लिए जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो कहाँ से दस्तयाब होती है। एनर्जी फॉर मसल कंट्रक्शन जी बेटे, तो मसल कंट्रक्शन हो या कोई दूसरा एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो, एनर्जी हमेशा इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मालिक्यूल एनर्जी करेंसी मालिक्यूल है। क्या है ये? एनर्जी करेंसी मालिक्यूल है। जब भी बॉडी में कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है और वहाँ से एनर्जी खारिज होती है, तो उस एनर्जी को इस मालिक्यूल, जिसको आप एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हो, इसमें स्टोर कर लिया जाता है उस एनर्जी को। और फिर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये मालिक्यूल पहुँचकर हाइड्रोलाइज होता है और वहाँ एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। ठीक होगी बात। अब ये एटीपी मसल्स के अंदर कहाँ कहाँ से मैसर आ सकता है। आपको याद होगा कि हमने ये बात तय की थी कि मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? ग्लाइकोजन मौजूद होती है। ज़रूरत के वक्त इस ग्लाइकोजन को तोड़ा जा सकता है और किस में बदला जा सकता है? ग्लूकोज में बदला जा सकता है। और अगर ऑक्सीजन मैसर है, O2 अगर मौजूद है, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से तोड़कर इससे खातिर खा एनर्जी हासिल की जा सकती है। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है टोटल कितने मालिक्यूल्स एनर्जी के रिलीज़ होते हैं? एटीपी के मालिक्यूल्स कितने रिलीज़ होते हैं? 36 मालिक्यूल्स ऑफ एटीपी नेट। ठीक है जी, 36 एटीपी के मालिक्यूल्स हासिल होते हैं और वहाँ से आपके मसल की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। ये उस वक्त होगा जब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा मसल। जैसे कि अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरे स्केलेटल मसल काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली काम कर रहे हैं। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुँच रही है और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में 36 एटीपी मालिक्यूल्स जो है वो हासिल हो रहे हैं। हम थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट को हाई करते हैं। मसल के लिए एनर्जी की डिमांड जब थोड़ा ज़्यादा होती है तो फिर मसल क्या करता है? मसल के पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, फास्फोरिलेटेड प्रोटीन होती है, उसको क्रिटीन फास्फेट बोलते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ फास्फेट शो कर दिया। क्रिटीन एक प्रोटीन है जो कि फास्फोरिलेटेड है, क्रिटीन फास्फेट इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है? इट इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स। मसल्स के लिए ये एक फौरी ज़रिया है एनर्जी का। ये मसल का एक तरह का टैंक है, जैसे आपको इंस्टेंट एनर्जी टैंक देता है। ठीक है, तो क्रिटीन फास्फेट साथ में मिलेगा क्या भला? एडीपी। तो ये वाला फास्फेट उतर कर एडीपी को मिल जाएगा और क्या बन जाएगा नतीजे के तौर पर? एडीपी प्लस क्रिटीन। जो क्रिटीन होगी वो अलहदा हो जाएगी और एडीपी से क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। ये जब थोड़ी एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी। अब आप एक्सट्रीम किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हो और एनर्जी की जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं है, तो अब मसल्स क्या करेंगे? मसल्स अब एक अल्टरनेटिव रूट अपनाएंगे। वो वाला होगा ग्लूकोज को तोड़ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो आपको पता है कौन सा प्रोसेस होता है?
जी कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। वैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए एरोबिक में भी हो तो ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इसको टोटली तो आप एनारोबिक ही बोलेंगे, मैं पहले उस स्टेप की बात कर रहा हूँ। ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस में आपको याद होगा नेट कितने एटीपी हमें मिलते होते हैं? 2 एटीपी। उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन होगी ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट्स बने हैं, और वो जो पायरुवेट्स होंगे उनकी फर्मेंटेशन होगी और क्या बनेगा भला? जी मसल्स में कौन सी फर्मेंटेशन होने जा रही है? लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने जा रही है। कौन सी फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने जा रही है। तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये उस वक्त होगा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो आपके मसल्स को, आपके जो यहाँ पर थाई में मसल्स हैं, आपके लेग में मसल हैं, इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो आपके ऑक्सीजन की सप्लाई उसको उसके साथ पेस नहीं मिला पाती। तो फिर क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके नतीजे में फौरी तौर पर 2 एटीपी रिलीज़ होते हैं और साथ में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। लैक्टिक एसिड एसिडिक होता है। इट काज द मसल टू एक्ट, ये दर्द पैदा करता है और इससे पैदा होती है फटीग। क्या पैदा होती है? फटीग। कभी आपको पड़ी है किसी की फटीग? हाँ जी, तो ये मसल को फटीग होती है, लैक्टिक एसिड से फटीग होती है। अब आप सीढ़ियाँ चढ़ गए और फिर रेस्ट हालत में चले गए। जैसे आप रेस्ट हालत में जाते हो, एट रेस्ट क्या होता है? 1/5 जो होता है ये लैक्टिक एसिड, इसकी ब्रेक डाउन की जाती है। ब्रेक डाउन, और इससे जो एनर्जी हासिल होती है 1/5 की ब्रेक डाउन से जो एनर्जी हासिल होती है वो 4/5 को किस में बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। किस में बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। और फिर ग्लूकोज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है और उससे जो है खातिर खा एनर्जी की जो मिकदार है, जो एटीपी के मालिक्यूल्स हैं, वो वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? जी बेटे। जी बेटे, वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, आप लोगों को शौक़ होता है कि जी आप ज़रा आजकल मीडिया में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, हीरोज़, फिल्मी हीरो मसल्स वगैरह बना के, आपको भी शौक़ हो जाए, आप जिम चले जाते हो, वहाँ जाके आप ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज करते करते कुछ 6 महीने बाद आपके मसल्स भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स की कोई तादाद नहीं बढ़ जाती, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स नहीं बढ़ जाते, बल्कि आपका वो जो मसल फाइबर होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसमें नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाते हैं और फिर वहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जब 6 महीने मुसलसल आप जिम करते रहते हो तो 6 महीने के बाद आप इतनी जिम कर सकते हो, इतना दौड़ सकते हो, इतने पुशअप निकाल सकते हो कि जो आम एक आदमी होगा वो आपके मुकाबले में वैसा नहीं कर पाएगा। अब आपके मसल्स यूज़ टू हो चुके हैं इतनी एक्सरसाइज के और उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अडेप्टेशंस पैदा कर ली हैं अपनी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया पैदा कर लें, अपने साइज़ को बढ़ा लिया है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया है। तो मसल को आप जितना यूज़ करते हो उतना वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो फिर वो उसी हिसाब से वीक रहता है। बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे तो मसल एट्रोफी हो जाएगी, बिल्कुल मसल कमज़ोर हो जाएगा, वो बिल्कुल आपके काम का नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। जी बेटे, उसमें जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसकी वजह से तो नुकसान होता है।
अदरवाइज़ आप जिम एक एक्सरसाइज ही है, तो आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज का कोई नुकसान नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि आप नमाज इस वजह से नहीं पढ़ो कि जो बंदा 40 दिन नमाज पढ़ लेता है फिर उसको बाकायदगी से पढ़ना पड़ती है इसका तो फिर यही मतलब हो गया ना। एक अच्छा काम है, आप करो, एक्सरसाइज करो, डेली सुबह आप जाओ, दौड़ो, भागो, पुशअप निकालो, अपने आप को हेल्दी रखो, देर तक ज़िंदा रहोगे। और कम से कम देर तक ज़िंदा रह के साथ में देर तक हेल्दी भी रहो। देर तक ज़िंदा रहना ही मकसद नहीं होता। एक बंदा देर तक ज़िंदा रहता है, 20 साल चारपाई पे पड़े होकर गुजारता है, उसका देर तक ज़िंदा रहना चाहिए मानी दारत। लेकिन एक बंदा देर तक ज़िंदा रहता है और आखिर दम तक अपनी टांगों पे खड़ा रहता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा। ठीक होगी? अच्छा जी, ये चीज़ें क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि मसल्स के साथ पेश आ सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास मसल फटीग। मसल फटीग के बारे में हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी, फिजियोलॉजी बोलते थे फंक्शन को फंक्शनल इनएबिलिटी हो गई है मसल को। आपको एक दिन शौक़ हुआ अचानक ही और आपने बस आनन फानन कोई 15-20 पुशअप निकाल लिए, एवं शौक़ में, पहले कभी एक भी नहीं निकाला था, अब आपको खलियाँ बढ़ जाएंगी मसल्स के अंदर, होता है ना। फिर आप 2 दिन मालिश करवाते रहते हैं, फिर जाकर ठीक होता है। ये उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। जब आप स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइज करते हो, एक्सट्रीम किस्म की एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी में जो एटीपी हैं वो कम हो जाते हैं, डेफिसिट ऑफ एटीपी जब कम हो जाएंगे तो क्रॉस ब्रिजेस डिटैच होंगे, तो क्रॉस ब्रिजेस की डिटैचमेंट नहीं होगी। आप इसको कह सकते हो कि कंटिन्यूस कंट्रक्चर हो जाएगा, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन। क्रॉस ब्रिज जुड़ेंगे और जुड़े ही रहेंगे। अब एक क्रॉस ब्रिज जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको एक नया आर्डर सादर करें, आप नया हुक्म दें कि आप अगेन कॉन्ट्रैक्ट करो, वो कहेगा पहले तो छोड़ दूँ फिर कॉन्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब डेफिसिट ऑफ एटीपी, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन। अब इस दौरान जब एटीपी की कमी होने लगती है, यू नो कि बॉडी कोशिश करती है कि एटीपी को किसी न किसी तरह सप्लाई करे, तो उस दौरान होने लग जाती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या पैदा होगा? लैक्टिक एसिड। क्या पैदा होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पीएच को क्या कर देगा? गिरा देगा या उठा देगा? पीएच को गिरा देगा। जब पीएच गिरेगी तो मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक हो जाएगा। ये जो एसिडिक मीडियम होगा ये मसल को तकलीफ़ पहुंचाएगा या सुकून देगा? मसल को दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, आपको दर्द होगी, दर हकीकत मसल को नहीं होगी। ठीक है, मसल एक दर्द होने लग जाएगा। इस पर हो जाएगा आयोनिक इम्बैलेंस। आयोनिक इम्बैलेंस की वजह से, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, डेफिसिट ऑफ एटीपी की वजह से फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी हो जाती है टू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूस कंट्रैक्शन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मसल फटीग बोलते हैं। तो मसल फटीग को कैसे कम किया जा सकता है? रेस्ट करें। मसल फटीग हो गई है, रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के दौरान बॉडी फिर उसको खुद ब खुद
उसको जो इकोनोमाइज़ करने की कोशिश करेगी, उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। या फिर आप ऐसा ऐसा एक्सरसाइज में लगे रहेंगे, पहले आपको फटीग होगी, फिर ऐसा ऐसा मसल आपका यूज़ टू होता चला जाएगा और वो एटीपी की डेफिसिट नहीं होने देगा, इससे आपको मसल फटीग नहीं होगी। ठीक होगी बात? अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे टेटनी की। जी, टेटनी भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है? लो कैल्शियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल की वजह से मसल ट्विच करने लग जाता है। ये जो आप कहते हो मेरी आंख फुड़फुड़ा रही है और हाथ फुड़फुड़ा रहा है, पैसे आ रहे हैं और मेहमान आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये दर हकीकत कैल्शियम के लो हो जाने की वजह से होता है। इसका कोई ताल्लुक़ मेहमानों के आने जाने के साथ नहीं है। तो मसल ट्विच करेगा, कन्वल्जन हो जाएगी। दर हकीकत जो लो कैल्शियम लेवल होता है, इसको रिलेट करने लगा हूँ, लो कैल्शियम लेवल की वजह से, ये देखें इधर 2 बना देते हैं ताकि पता चले इसी से रिलेटेड है। लो कैल्शियम लेवल की वजह से जो नर्व सेल है ये एक्साइट हो जाता है। जब वो एक्साइट हो जाता है तो ये हो जाता है, एक्साइट हो जाने पर ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिस्पॉन्स लेस हो जाता है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तो इसमें आपने क्या करना है, टेटनी के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करना है, पूरा करना है। कैल्शियम लेवल कैसे पूरा होगा? दूध पीने से और कैल्शियम इस्तेमाल करने से। आप आर्टिफिशियल कैल्शियम भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट में आपको मिलता है, तो इससे आप टेटनी से जान छुड़ा सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन आता होता है टेटनी के साथ टेटनस का। याद रखना ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। टेटनी कौन सा डिसऑर्डर है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और जो टेटनस होती है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? शाबाश, इन्फेक्शियस या पैथोलॉजिकल। वो फिजियोलॉजिकल है, ये कौन सा है? पैथोलॉजिकल या इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कौन से बैक्टीरियम से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इस बैक्टीरियम की वजह से होता है। इससे क्या हो जाता है? लॉकजा, जिसको आप कहते हो लकवा, लॉकजा। आपके जो मसल्स होते हैं वो लिम्स के मसल्स, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स, जाज़ के मसल, ये स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये फाइनली स्टिफ हो जाते हैं तो रेस्पिरेटरी पैरालाइज हो सकता है। रेस्पिरेटरी पैरालाइज की वजह से क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इधर टेटनी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये स्लो प्रोग्रेस होती है इसकी। अगर अनट्रीटेड हो तो इसमें स्पैज़म होते हैं, स्पैज़म यानी कि किसी चीज़ का फालिज ज़दा हो जाना, और फाइनली इसमें अगर इसको अनट्रीटेड लेफ़्ट कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। बट जो टेटनस होती है ये पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये इन्फेक्शियस है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से है, और ये ज़्यादा भयानक साबित हो सकता है और इससे डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत कम है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें कितने % डेथ रेट है इसका? 40% डेथ रेट है। तो ये एक मेजर काज है डेथ की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ये आपको कैसे हो सकती है? अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको घुटने के ऊपर रगड़ लग गई, कोहनी के ऊपर रगड़ लग गई और आपने उसको बॉदर ही नहीं किया, तो वो टेटनस का सबब बन सकता है। क्योंकि जो रोड के ऊपर मिट्टी होती है, जो रोड की सरफेस होती है, वहाँ से गधा गाड़ी वाला भी गुज़रता है, तो उसका जो फीसेस होता है
उसके अंदर ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का बैक्टीरियम मौजूद होता है। आमतौर पर मिट्टी में भी होता है, तो ये उसमें होता है। रगड़ लग जाने की वजह से वो बैक्टीरियम अगर आपकी बॉडी में चला गया तो फिर आपको टेटनस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फिर कोई गिर जाता है तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, फिर टेटनस का इंजेक्शन उसको लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, उनको बच के रहना चाहिए। एक केस हमारे इधर हुआ भी था, एक शख्स ने घोड़ा रखा हुआ था तो टेटनस की वजह से वो मर गया था। अब इसका ये मतलब भी नहीं निकाल सकते हम कि आप घोड़े वगैरह गधे रखने ही छोड़ दें, बस उससे एहतियात करनी चाहिए। जी, क्रैम्प पंजाबी में जिसे कुड़ाल कहते हैं, आप कभी पढ़ा है आपको? रात के 12 बजे अचानक आप उठे हो और पिंडली पकड़कर आपको दिल करता हो कि आप, दिल क्या करता है, आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि लगता है चीखें निकल जाएंगे। ऐसा कभी आप, ये पिंडली के मसल में रात के वक्त तकरीबन होता है, ये रात के कोई मिड के दरमियान में ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्रैम्प। तो ये टेटनिक कंट्रैक्शन है ऑफ द इंटायर मसल, टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ द इंटायर मसल, पूरे मसल में होती है। और जब ये होती है थाई के मसल में स्पेशली जब ये होती है तो ऐसे लगता है कि टांग टूट रही है, शदीद दर्द का एहसास होता है। खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनमें ये मिनिमम लेवल पर होती है, जस्ट फॉर द फ्यू सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स में ही चीखें निकल जाती हैं। तो मैक्सिमम ये कहाँ तक लास्ट कर सकती है? टू सेवरल आवर्स, कई घंटों तक ये जा सकती है, प्रोलॉन्ग हो सकती है। आमतौर पर आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद ऐसा होता है। आप किसी ख़ास पोस्चर पे नहीं बैठे, अगर आपको बिठाने की कोशिश की जाए तो तब भी आप कहते हैं मुझे कुड़ाल पड़ गया है। किसी ख़ास अंदाज में आप नहीं बैठे, आप जाते हैं, आपको बिठाया जाता है कि आप ऐसे करके बैठ जाएं, आप कहते हैं जी इधर वो क्या उसको कहते हैं कुड़ाल पड़ गया, आपको क्रैम्प हो गया आपको। अच्छा, तो एक्सरसाइज करने के बाद भी ऐसा होता है। लो ब्लड शुगर लेवल से भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, ये जो बेटे आपकी बॉडी में साल्ट्स होते हैं ना, ये हल होकर पानी के अंदर एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। उसकी अगर डिप्लीशन हो जाए, यानी कि नमकियात की अगर कमी हो जाए, तब भी ऐसा हो जाता है। और इरिटेबिलिटी, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की इरिटेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो बिला वजह जो है वहाँ से नर्व इम्पल्स जारी कर देता है उस मसल को खींचने की, उसको पकड़ के खींच देता है, हालांकि उसकी कोई उस सूरत में ज़रूरत नहीं होती। तो उस इरिटेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। टेटनिक कंट्रैक्शन है इंटायर मसल की, फ्यू सेकंड से सेवरल आवर तक जाएगी। आफ्टर एक्सरसाइज हो सकता है, लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की वजह से हो सकता है, और इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो सकता है। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनकी इरिटेबिलिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ें। अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, मसल्स के बारे में हम जान चुके हैं कि वेयर देयर इज़ मसल देयर इज़ मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट पैदा करने के लिए मसल को एक ख़ास अरेंजमेंट में होना ज़रूरी है। आपकी बॉडी में ले दे के कोई 650 के राउंड अबाउट स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। तो इन मसल्स को कैसे अरेंज होना होगा? जब आप एक मसल को देखते हो तो आपको पता चलता है कि
किसी एक ख़ास हड्डी के साथ वो अटैच है, जो कि रिलेटिवली इमूवेबल है, और किसी दूसरी हड्डी के साथ अटैच है जो कि मूवेबल है। अब जहाँ से मसल अटैच होता है किसी हड्डी के साथ, उस पॉइंट को हम बोलते होते हैं ओरिजिन। सपोज़ कि ये मसल की क्या है, ओरिजिन है। और जहाँ वो दूसरी मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उस पॉइंट को बोलते होते हैं इंसर्शन। क्या बोलते हैं, इंसर्शन। और बीच में जो थिक पार्ट होता है मसल का, ये मसल का क्या कहलाता है, बेली। तो मसल की एक ओरिजिन होती है, एक इंसर्शन होती है, और एक बेली होता है। जो ओरिजिन और इंसर्शन होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, जिसको बोलते हैं टेंडोन। टेंडोन में फाइबर्स होते हैं जो कि नॉन इलास्टिक होते हैं, नॉन इलास्टिक फाइबर्स। यही वजह है मसल का बोन के साथ जो जोड़ बनता है, उसकी जो अटैचमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कुर्बानी के बकरे और भेड़े इसी टेंडोन में से रस्सा डालकर ऊपर लटका दिए जाते हैं, और वो ऐसे खड़े रहते हैं, नीचे नहीं गिरते, और ये जोड़ अलहदा नहीं होता। लेकिन एक और भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट जोड़ता है हड्डी को हड्डी के साथ। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्लाइटली इलास्टिक है, स्लाइटली इलास्टिक। यही वजह है कि आपकी मम्मा ने बचपन में आपके सर को दबा दबा के उसको गोल मोल कर दिया, उसको अच्छे तरीके से सेट किया। वहाँ पर लिगामेंट्स थे और थोड़ी स्पेस थी, उन्होंने वो जगह प्रोवाइड की, और उसने ज़रा आपका जो सर मुबारक है उसको गोल मोल बना दिया, ताकि मेरे बच्चे का सर जो है वो खूबसूरत लगे। ये स्लाइटली इलास्टिक होते हैं। टेंडोन के बारे में हम जान चुके, लिगामेंट्स के बारे में ओरिजिन, इंसर्शन और बेली होता है। अब यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेने लगे हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की। बाइसेप, ये जो आपका बाजू है, इसका जो ऊपर वाला मसल होता है उसको बाइसेप्स बोलते हैं, और जो नीचे वाला मसल होता है उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन पाया जाता है, वो उस रिलेशन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशन। एंटागोनिस्टिक, दीज टू मसल्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। जब भी कोई चीज़, दो चीज़ें आपस में एंटागोनिस्टिक होती हैं, तो वो दर हकीकत एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर रही होती हैं। इसका ये मतलब है कि बाइसेप्स जो भी इफ़ेक्ट पैदा करेंगे, ट्राइसेप्स उसको नलीफाई कर देगा, उस इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, और जो इफ़ेक्ट ट्राइसेप्स पैदा करेंगे बाइसेप उसको ख़त्म कर देगा। ये देखिएगा, अभी मैं बाजू को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे बाइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसी दौरान ट्राइसेप्स ने क्या किया, रिलैक्स किया, और ये फ्लेक्स हो गया। इसलिए इसको फ्लेक्सर भी बोलते हैं, बाइसेप्स को फ्लेक्सर भी बोलते हैं। ये भी एक नाम है इसका, फ्लेक्सर मसल, जो कि बेंड करवाता है, फ्लेक्स करवाता है। अब ज़रा देखना, अब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, और साथ में रिलैक्स कौन कर रहा है, बाइसेप्स रिलैक्स कर रहा है। और जो इफ़ेक्ट बाइसेप्स ने पैदा किया था, ट्राइसेप्स ने उस इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, और इस दौरान ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, बाइसेप्स रिलैक्स फॉर्म में है। तो इसने मेरे बाजू को एक्सटेंड कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, एक्सटेंसर। क्या नाम बढ़ गया इसका, एक्सटेंसर। तो एक्सटेंसर मसल जो है ये लिम्ब को एक्सटेंड करता है, जो फ्लेक्सर मसल होता है वो उसको फ्लेक्स करता है, उसको कम कर देता है, उसको शॉर्ट कर देता है, करीब कर देता है बॉडी के। और जो एक्सटेंसर मसल होता है वो लिम्ब को बॉडी से ज़रा दूर लेके जाता है। ये जो बाइसेप्स होता है, बाइसेप्स में दरहकीकत 3 मसल्स होते हैं। एक होता है बाइसेप ब्रेकाई, एक होता है बेटे ब्रेकियलिस,
और तीसरा होता है ब्रेकियो रेडियलिस। मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। बाइसेप को आप इमेजिन करेंगे यहाँ से, ये 2 हेड्स के ज़रिए इसकी ओरिजिन है, स्कैप्यूला बोन से 2 मुंहों के ज़रिए से 2 हेड्स के ज़रिए से ये यहाँ से अटैच होता है और चलता चलता ये मेडियल सरफेस ऑफ द रेडियस तकरीबन यहाँ तक आ जाता है। बाइसेप्स ये सबसे बड़ा मसल है ऊपर वाला। अगर आप बाइसेप को उतार दें, ऐसे उतार दें, तो नीचे 2 मसल आपको और मिलेंगे, एक होगा ब्रेकियलिस, एक होगा ब्रेकियो रेडियलिस। बाइसेप उतर गया, नीचे से ब्रेकियोलिस तकरीबन ये जो आपकी ह्यूमरस की हड्डी है इसके तकरीबन डिस्टल एंड से थोड़ा सा ऊपर आप कह लें कि ब्रेकियलिस की ओरिजिन है और अल्ना के साथ उसकी इंसर्शन है। तो ब्रेकियलिस किसको एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है, किसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है? अल्ना की। ब्रेकियलिस को ह्यूमरस की हड्डी से ओरिजिन देकर इंसर्शन किसके साथ दे दी है? अल्ना के साथ दे दी है। अब है ब्रेकियो रेडियलिस, जो इस साइड पे जिस साइड पे ये ऊपर आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है, ब्रेकाई नज़र आ रहा है, बाइसेप ब्रेकाई, उसी साइड से ये ह्यूमरस से इंसर्शन लेकर रेडियस पर इसकी ह्यूमरस से ओरिजिन लेकर रेडियस पर इसकी क्या हो जाती है? इंसर्शन हो जाती है। तो बाइसेप ब्रेकाई भी रेडियस को इंसर्शन देता है, ब्रेकियो रेडियलिस भी रेडियस को इंसर्शन देता है, जबकि जो ब्रेकियलिस होता है वो किसको इंसर्शन देता है? अल्ना को इंसर्शन देता है। और इस बुनियाद पर आप अपने बाजू में फ्लेक्शन भी पैदा कर सकते हैं और एक्सटेंशन भी पैदा कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इसको फ्लेक्स भी कर सकते हैं। नीचे वाला जो मसल है उसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। अब आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो आपस में एंटागोनिस्टिक हैं। एक इफ़ेक्ट होता है सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट, एंटागोनिस्टिक के उलट इफ़ेक्ट होता है। यहाँ बुक में जिक्र नहीं किया गया, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको जगाना चाहता हूँ। सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट, अगर कोई सी 2 चीज़ें मिलकर एक ही इफ़ेक्ट को बढ़ा रही हों, रीइंफोर्स कर रही हों, उसको हम सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेकियलिस और ब्रेकियो रेडियलिस ये एक दूसरे से क्या है? सिनर्जिस्टिक है। ये कौन सा फिनोमिनन शो कर रहे हैं? सिनर्जिज्म का। और ये दोनों मिलकर कौन सा फिनोमिनन शो कर रहे हैं? एंटागोनिज्म का। फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? एंटागोनिज्म बोलेंगे। और ये आपस में क्या है? एंटागोनिस्टिक हैं। ये दोनों मिलकर कौन सा फिनोमिनन शो कर रहे हैं? सिनर्जिज्म का। और ये आपस में क्या है? सिनर्जिस्टिक है। आपस में ये क्या है? सिनर्जिस्टिक है। सिनर्जिस्टिक टू ईच अदर। क्लियर होगी यहाँ तक बात? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे बढ़ें। एनफ, दैट्स एनफ। ठीक है बेटा।